ट्रीटमेंट आप देखें पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। अच्छा, इसमें एक बड़ा अच्छा सा एक चार्ट बना हुआ है, पहले मैं आपको दिखाती हूँ। पल्मोनरी एम्बोलिज्म इमेजिंग टेस्ट आपने कराया, सस्पिशन था आपको, आपने कराया चेस्ट सीटी और एंजियोग्राफी, तो डायग्नोस्टिक अगर आ गया उसमें तो ट्रीट कर देंगे आप, ठीक है। अब क्या होगा, चेस्ट सीटी नॉन डायग्नोस्टिक आया, अनअवेलेबल या अनसेफ था, मतलब नहीं किया आपने या अवेलेबल ही नहीं था, तो लंग स्कैन कराया आपने, यानी कि VQ स्कैन, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन करा के देख लिया आपने। अब वो वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन डायग्नोस्टिक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डायग्नोसिस हो गई, सही है। अब नॉन डायग्नोस्टिक है अगर, तो वीनस अल्ट्रासाउंड कराइए, जैसा अभी मैंने बताया। अगर वीनस अल्ट्रासाउंड पॉजिटिव है तो ट्रीटमेंट कर लीजिए आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। अगर नेगेटिव है तो ट्रांस एसोफेजियल एको और MR और इन्वेजिव पल्मोनरी एंजियोग्राफी भी कराई जा सकती है, ठीक है। ये पूरा प्लान है। अब ट्रीट कैसे करेंगे, ये तो डायग्नोज कर लिया आपने। अब एक प्राइमरी थेरेपी होती है, इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी थेरेपी एंड सेकेंडरी थेरेपी। प्राइमरी थेरेपी किस लिए, कंसिस्ट ऑफ क्लॉट डिसोल्यूशन और थ्रोम्बोलिसिस, मतलब वहां पे क्लॉट है ना, तो उसको आपने डिसोल्यूट करना है with tissue plasminogen activator TPA or removal of the clot by surgical embolectomy, reserved for patients with a high risk of adverse outcome if the clot remains, that is those with right heart failure और हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी। अगर राइट हार्ट फेलियर और हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी हो रही है तब जो है ना, उनके लिए आप रिजर्व रखें सर्जिकल एम्बोलेक्टमी, क्योंकि वो बहुत हाई रिस्क होती है, और वरना तो थ्रोम्बोलिसिस करें। द मेन क्राइटेरिया फॉर thrombolytic administration is a systolic blood pressure less than 90 mm of mercury in the absence of absolute contraindication of tissue plasminogen activator, ठीक है। मतलब थ्रोम्बोलिटिक एडमिनिस्ट्रेशन किसको करेंगे, जिसको ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक लेस देन 90 mm ऑफ मर्क्यूरी होगा और उसको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन भी नहीं होगी प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर थेरेपी देने की। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, ब्लीडिंग, स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंट्रासेरिब्रल ब्लीडिंग हो सकती है और बहुत फेटल होती है। एम्बोलेक्टमी हैज हाई मॉर्टेलिटी, 50% इन emergent cases but 7% in non-emergent cases. Newer therapies include half-dose thrombolytics and catheter-directed thrombolysis for submassive pulmonary embolism. Patients with hemodynamic collapse may require mechanico-corporeal circulatory support with veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation, इसको कहते हैं ECMO, which provide cardiac and pulmonary support, but this should be applied in patients who are likely to improve with a definitive therapy. For example, अगर सर्जिकल एम्बोलेक्टमी आपको करनी है ना, उन पेशेंट्स के लिए फिर आप ये करेंगे, ठीक है। ऊपर मैंने गलत पढ़ा है, पेशेंट्स विद हीमोडायनेमिक कोलैप्स में रिक्वायर मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट विद वीनो आर्टीरियल एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, ECMO। किसमें करेंगे ये, सिर्फ उनमें करेंगे जिसमें डिफिनेटिव थेरेपी आप, यानी कि एम्बोलेक्टमी सर्जिकल आप करवा रहे हैं। सेकेंडरी थेरेपी फॉर पेशेंट्स हु आर नॉर्मोटेंसिव, यानी कि 90 से कम सिस्टोलिक प्रेशर नहीं है, नॉर्मोटेंसिव है, विद नॉर्मल RV फंक्शन, राइट वेंट्रिकुलर फंक्शन भी ठीक है। द ट्रीटमेंट इज विद एंटीकोगुलेशन with goal of secondary prevention of thrombus extension or recurrence. Immediate anticoagulation should be initiated with intravenous unfractionated heparin, subcutaneous low molecular weight heparin, enoxaparin, for example enoxaparin or tinzaparin, or the direct factor 10A inhibitor fondaparinux। अच्छा, इसमें जो है अनफ्रैक्शनेटेड अगर हेपरिन दे रहे हैं आप, तो कंटिन्यूस इन्फ्यूजन एंड फ्रीक्वेंट लेबोरेटरी मॉनिटरिंग एवरी 4 to 6 आवर्स इसमें रिक्वायर होती है ना, अगर आप कंटिन्यूस इन्फ्यूजन इसका UHF कर दे रहे हैं। लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन की ये आसानी है कि आप उसको सबक्यूटेनियस दे सकते हैं और उसमें कोई लेबोरेटरी टेस्ट भी कराने की जरूरत नहीं है। एंड फोंडापेरिनक्स हैव सिमिलर एफिकेसी
एंड सेफ्टी प्रोफाइल लेबोरेटरी मॉनिटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इन दोनों में। नॉन वाइटामिन के एंटागोनिस्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स NOACs which include direct thrombin inhibitor, ये dabigatran and factor 10A inhibitors, rivaroxaban, apixaban, edoxaban are now approved for the treatment of DVT and also do not require laboratory monitoring. While patients are still on heparin, they can start therapy with the oral vitamin K antagonist warfarin because its biological effect is unpredictable. Warfarin requires routine monitoring of prothrombin time and international normalized ratio INR. The target INR is 2 to 3, यानी कि जब आप ये इसको शुरू करें तो INR अगर 2.5 तक हो जाए, मैं तो भाई 2.5 तक ही रहने देती हूँ, 3 पे मुझे डर लगना शुरू हो जाता है कि ब्लीडिंग ना हो जाए, तो 2 to 3 is safe. When initiating warfarin therapy, the usual course is to use unfractionated heparin or low molecular weight heparin or fondaparinux for at least 5 days while overlapping with warfarin. ये आपको पता है कि नहीं, जब हेपरिन आप दे रहे हो ना, उसी वक्त आपने वॉरफेरिन शुरू कर देनी होती है, इसलिए कि वॉरफेरिन का फिर जो ऑनसेट होता है ना, बहुत डिले होता है टाइम जब वो एक्ट करना शुरू करती है। कॉमनली रेफर टू एज ब्रिजिंग, तो ब्रिजिंग करते हैं उस वक्त तक। अगर आप देंगे पहले दिन सिर्फ वॉरफेरिन आपने दिया और आपने कोई हेपरिन वेपरिन नहीं दिया, तो वॉरफेरिन तो 5 दिन तक तो एक्ट ही नहीं करेगी, तो उस वक्त क्या होगा, ब्रिज करें उसको until the INR has been therapeutic for 2 consecutive days. Rivaroxaban and apixaban have the added advantage that a bridging dose of heparin is not required. अगर आप rivaroxaban या apixaban दे रहे हैं तो फिर उसमें पहले आपको bridging dose require नहीं होगी हेपरिन की। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको मालूम होना चाहिए आप कितने दिन के लिए दे रहे हैं। It relates to the risk of recurrence. One factor in assessing the risk is whether the DVT or pulmonary embolism was provoked. अगर provoked हुआ है यानी कि पहले से कोई identifiable cause थी, उसकी risk factor था, तो फिर जो है ना उसमें या risk factor है या unprovoked है, कोई भी risk factors नहीं है. That is occurred due to readily identifiable and transient event. फॉर एग्जाम्पल ट्रॉमा और सर्जरी और अनप्रोवोक, कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, ना ट्रॉमा हुआ, ना सर्जरी हुई, ना इमोबिलाइजेशन हुई, ना उसको कोई मैलिग्नेंसी है, ना कुछ भी नहीं। तो फॉर प्रोवोक डीवीटी ऑफ द काफ और अपर एक्सट्रीमिटी 3 months ऑफ एंटीकोगुलेशन आर रिकमेंडेड। अगर प्रोवोक है, कोई आपको मिल रहा है रिस्क फैक्टर, तो आप 3 months तक एंटीकोगुलेट कर दें। 6 months for unprovoked proximal leg DVT or pulmonary embolism are recommended. ठीक है, unprovoked proximal leg की हुई है या pulmonary embolism, तो आप 6 months के लिए दे दें। For patients with idiopathic or unprovoked DVT or pulmonary embolism or with ongoing risk factors such as malignancy, अब अगर एक malignancy diagnose हुई भी है तो वो तो हर वक्त की risk factor होगा, और antiphospholipid syndrome, the duration of therapy is indefinite. मतलब इडियोपैथिक से क्या मतलब है, अब वही थ्रोम्बोफीलिया आप याद रखें। थ्रोम्बोफीलिया क्या है, टेंडेंसी ऑफ द ब्लड टू क्लॉट। ठीक है, ये इनहेरिटेड होता है और इसमें जो है ना फैक्टर 5 लेजन जो है प्रोटीन C डेफिशिएंसी, प्रोटीन S डेफिशिएंसी और फैक्टर 10 डेफिशिएंसी, ये और एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम एप्ला जिसे कहते हैं, अगर ये है मैलिग्नेंसी है तो फिर आप लाइफ लॉन्ग ही देनी पड़ेगी, इंडेफिनिट आपको। ठीक है, तो बहुत पेशेंट आते हैं, लेकिन इतना कॉमन है डीवीटी, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कितना कॉमन होगा, ज़ाहिर है डायग्नोस तो होता नहीं है। अक्सर हम सुनते हैं ना भाई कुछ भी नहीं था और अचानक बस डेथ हो गई, तो हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो। तो मतलब आप ये देखें कि इसमें फिर कितना ज़रूरी है ना कि हम ये इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेट क्या करें, आप अनप्रोवोक्ड अगर डीवीटी है तो थ्रोम्बोफीलिया का जो प्रोफाइल है ना वो आप कराएं।
ताकि आपको पता चले कि इसमें भाई ये चीज़ आ रही है जो लाइफ लॉन्ग रहेगी, करेक्ट हो नहीं सकती, तो फिर आप उसको लाइफ लॉन्ग या इंडेफिनिट थेरेपी विद एंटीकोगुलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने एक पेशेंट का कराया था, मेरे पास आया था 30-year-old यंग मैन, और उसको कोई कोमॉर्बिड नहीं था, और जो है उसके लेग में दर्द हो रहा था, स्वेलिंग भी इतनी नहीं थी, उसको सिर्फ दर्द हो रहा था बहुत, और बहुत जगह गया वो, और उसको पेन किलर्स हो गए वो। जब मेरे पास आया ना तो मुझे पता नहीं, मैं तो हैरान हो गई हूँ। खैर मैंने कहा कि भाई इतनी सारी दवाइयाँ दिखा रहे हैं और उसके कोई स्वेलिंग इतनी नहीं लग रही थी, लेकिन ये कि टेंडर था थोड़ा, तो मैंने कहा उसका ना डॉपलर करा के देख लेती हूँ। मेरे जहन में आया, मैंने कहा कराती हूँ, यकीन करेंगे उसको आ गई DVT। तो फिर उसको मैंने 3 मंथ्स के लिए, मतलब उसको मैंने एडमिट किया था पहले, फिर रेफरेंस दिया, यानी कि लो मॉलिकुलर वेट सबक्यूटेनियसली दिया, फिर उसके बाद साथ में वॉरफेरिन शुगर दिया, आपको पता है 5 दिन के बाद फिर वो बंद कर दिया हेपरिन, और फिर उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया पेशेंट को। फिर उसकी ठीक हो गई DVT ना, 3 महीने तक उसने लिया, फिर उसके बाद एक दफ़ा वो फिर आ गया, फिर उसको DVT हुई हुई थी दूसरे पैर में। अब देखें, अब अगर रिकरेंस हो गई है DVT की, तो भी आप उसको अनप्रोवोक्ड ही है और कोई आपको रिस्क फैक्टर नहीं मिल रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो आपने फिर थ्रोम्बोफिलिया का तो कराना ही कराना है ना। अब जब मैंने थ्रोम्बोफिलिया का कराया तो उसको प्रोटीन C डेफिशिएंसी आई, सोचो, तो फिर उसको अब इंडेफिनिट वो भी ले रहा है एंटीकोगुलेशन। तो मतलब इतना कॉमन है। और DVT तो बहुत, पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो खैर बहुत वो तो बिल्कुल अलग उसकी वो प्रेजेंटेशन होती है। DVT की मैं बात कर रही हूँ, DVT के तो बहुत पेशेंट आते हैं, ठीक है, अगर आप नहीं ट्रीट करेंगे तो वहाँ से फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही हो जाएगा उनको। Inferior vena cava filter placement to prevent recurrent pulmonary embolism is recommended when there is active bleeding or other contraindication to anticoagulation, or when there is recurrent DVT or pulmonary embolism despite therapeutic anticoagulation, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर किसी को कॉन्ट्राइंडिकेशन ही है कि आप एंटीकोगुलेट ही नहीं कर सकते उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, या उसको एक्टिव ब्लीडिंग अभी हो रही है, गैस्ट्रिक अल्सर है उसको, व्हाटएवर जो भी है, तो उसको तो फिर आप एंटीकोगुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसको आप इंफीरियर वेना कैवा फिल्टर प्लेसमेंट करवा दीजिए, ठीक है। और अगर किसी की रिकरेंट DVT हो रही है और थेराप्यूटिक एंटीकोगुलेशन से भी उसका रिकरेंस नहीं ख़त्म हो रहा, तो भी आप इंफीरियर वेना कैवा फिल्टर प्लेसमेंट इज़ रिकमेंडेड, ठीक है। हाँ, ये ख़त्म हो गया। तो मतलब कहने का ये है कि ये बहुत कॉमन है। आप अभी पता नहीं आपके वार्ड में कोई DVT का आपने देखा है या नहीं, देखा ही होगा ज़रूर, लेकिन जब आप इंशाल्लाह कंसल्टेंट बन जाएंगे, इम्तिहान पास कर लेंगे, तो आप जब अपने क्लिनिक में देखेंगे और एडमिट करेंगे ना, पेशेंट बहुत आता है, बहुत कॉमन है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो चीज़ भी देखिए इम्तिहान में पूछी जाती है और पूछनी चाहिए और आपको आनी चाहिए, तो वो स्पेशली वो चीज़ें हैं जो कॉमन हम एनकाउंटर कर रहे होते हैं ना उन पेशेंट्स में, तो वो सब चीज़ें आनी चाहिए। और अगर मैं तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई फेल हो जाता है ना इसमें एग्ज़ाम में, तो ना कभी आप गालियाँ ना देना मुमतहिन को कि उसने मुझे फेल कर दिया, क्यों। कभी आप ये भी तो सोचें ना कि हो सकता है कि भाई अभी आप इतना प्रिपेयर नहीं हैं कि आप अकेले जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कर सकें पेशेंट्स को मैनेज, तो ये भी तो सोचें ना। मतलब जैसे हम लोग मैं अपना बता रही हूँ कि जैसे हम लोग जो हैं जब मैं रेजिडेंसी कर रही थी, तो हम लोग को इतना वो नहीं होता है, यानी कि हमारे ऊपर ना ये बर्डन नहीं होता है कि बस पेशेंट को ठीक कर दिया, फिर उसके बाद अगर वो कॉम्प्लिकेशन के साथ आ जाएगा तो क्या करेंगे, या उसको ये है तो कितने दिन तक करेंगे। मतलब जो पूरा कोर्स है ना वो सारा आपको आना चाहिए। मतलब ये नहीं कि सिर्फ ट्रीटमेंट करके बस ख़त्म हो गया, अब भाई उसके बाद उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो गई, जो आपने दवा दी थी उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो गया,
कब तक आपको देना है, कब आपको दूसरा स्टेप लेना है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जो हमें एज रेजिडेंट हमें समझ में नहीं आती हैं कि हम उसको भी इतना तफसील से पढ़ें कि भाई जो कोर्स है डिजीज़ का कि किस वक्त क्या चीज़ करनी है ट्रीटमेंट में, तो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेशेंट आपके पास अगर एक दफ़ा आया है तो वो ट्रीट आप उसको कर रहे हैं और अब उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ही को तो डील करना है ना। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब आपने थायरोटॉक्सिकोसिस किसी का आप ट्रीट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यूथायरॉइड हो गया, कितने दिन तक मैंने देना है उसको प्रोपाइल थायरोइड या कार्बेमोज़ेपिन, कार्बेमोज़ोल, जो भी आप दे रहे थे। तो आपको फिर पता होना चाहिए ना कि सर्जरी के लिए फिर कब आप उसे भेजेंगे या क्या चीज़ आप उसकी कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन है और हर चीज़ जो है ना उसकी अल्टीमेटली क्या होना है वो सब आपको आना चाहिए। और स्पेशली अगर आपका लॉन्ग केस आ जाता है ना, तो लॉन्ग केस में तो फिर हर चीज़ आपसे पूछी जाएगी और पूछी जानी चाहिए, इसलिए कि उसके बगैर तो आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते अगर आप उसको। और वहीं पे यानी कि लॉन्ग केस में अगर आप डायग्नोसिस तक पहुंच गए हैं और ट्रीटमेंट पूछ लिया किसी ने आपसे, एग्जामिनर अगर ट्रीटमेंट में पहुंच गया तो समझे आप पास होंगे। ट्रीटमेंट के बाद अगर उसने आपसे ये पूछ लिया है कि न्यू लेटेस्ट एडवांसेस हैं इसमें क्या क्या हैं, तो आप पक्का पक्का पास हैं। और अगर उसने प्रोग्नोसिस और वो दूसरी चीज़ें उसने पूछनी शुरू कर दी तो फिर तो आप पास ही पास। क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं, वो उससे बहुत पहले ही एग्जामिनर समझ जाता है कि ये नहीं पास हो सकता, ठीक है। तो वो डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट तक तो पहुंचते ही नहीं। तो आप लोग जो है ना फिर मतलब बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे याद आया, मैंने यही आपका जो फेसबुक पे पेज है उसमें मैं देख रही थी कि अभी जो थ्योरी एग्ज़ाम हुआ था मेडिसिन का, कितने बेतुके सवाल, और वो जो मतलब कि गलत सलत उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स, और मैन है उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इस तरह की चीज़ें, और वो सब हंस रहे थे। तो कितना अफसोसनाक मुझे लगा। मतलब आप देखें, मतलब ये कोई लेवल है, सीपीएसपी को देखना चाहिए कि वो क्या बेतुके सवाल दे रही है। और दूसरे अगर चलो ये मिस्टेक हो गई उनकी, वॉट एवर जो भी था, कितना ये ब्लंडर है, कितना मतलब अफसोसनाक है। तो और दूसरी चीज़ क्या है कि वो जो सवाल उन्होंने कुछ थे उसमें इतनी कम इंफॉर्मेशन है, मतलब इतने बेतुके हैं वो, तो हैरान हो रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि जो केसेस होते थे ना पहले के, आपको ये केस जैसे मैंने कराया, अब नहीं आप सारे के सारे एमसीक्यूज बना दिए, अब इतने हज़ारों आपको एमसीक्यूज देने हैं और जो है मेहनत करनी नहीं है मुद्दईन ने कि भाई बनाया तमीज़ से बैठ के, तो इसी तरह के बनेंगे फिर, क्योंकि चेक करने में मुश्किल है ना। अगर केस आपने दिया है, जो पहले हमारे ज़माने में होता था कि भाई केस दिया और 3 सवाल पूछ लिए, 4 सवाल पूछ लिए कि किस तरह करेंगे, आप लिख दें उसको, तो उसको चेक करना मुश्किल है। अब उन्होंने चेक करने से जान छुड़ाने के लिए जो है ना ये कर लिया, चलो अच्छा है कर लो, लेकिन तुक्के तो बनाए ना। मतलब इतने बेतुके सवाल, दिल ही नहीं जा रहा पूछने का। फजूल चीज लिखो और उसमें ऑप्शन दे दिए 4-5, क्या बेतुके, बहुत ही अफसोसनाक है। आप देखें ना, किताबें देखती हूँ, इतने ज़बरदस्त एमसीक्यूज भी जो बने हुए हैं वो कितने अच्छे होते हैं, उसमें एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे तो मैंने देखा, मतलब एग्जामिनर को होगा कि भाई वो अगर ये बता दिया तो फिर तो वो समझ जाएंगे, क्या मतलब है ये बता दिया तो समझ जाएंगे, क्या मतलब है। ये मैंने बहुत चीज़ देखी है कि जैसे अराग ऑडिटोरियम में प्रेजेंटेशन हो रही है किसी भी वार्ड की, कोई रेयर केस, अब जो है ना डायग्नोस्टिक जो चीज़ होगी ना, या फिजिकल एग्जामिनेशन में या हिस्ट्री में या डायग्नोस्टिक टेस्ट में वो खा जाएंगे, मतलब उस वक्त नहीं बताएंगे, इसलिए कि उनको होता है कि आप डायग्नोज ना कर लें। ठीक, क्या तरीका है भाई। मतलब एक दफ़ा मुझे याद है कार्डियोलॉजी का केस था, एट्रियल मैक्सोमा, ठीक है। अब वो ये खा गया कि जो उसका मरमर है वो चेंजिंग मरमर होता है ना एट्रियल मैक्सोमा में, तो वो चेंजिंग मरमर तो वो खा गए और
आखिर में जो है एट्रियल मिक्सोमा उन्होंने जब डायग्नोस कर लिया, किसी ने भी नहीं किया, ज़ाहिर बात है, उन्होंने खुद बताया तो उनकी पता नहीं कौन सी, वो कहते हैं ना, तस्कीन हुई उनकी रूह की कि किसी ने डायग्नोस नहीं किया, सिर्फ मैंने किया। तो फिर हम लोग ने कहा कि भैया आपने तो मरमर का तो बताया ही नहीं कि वो चेंजिंग मरमर था। हंस रहे हैं। जाहिर है क्यों बताएंगे, वो बताते तो सब डायग्नोस कर लेते। एट्रियल मिक्सोमा, ये बड़ी कोई मतलब नहीं, तो समझ में नहीं आता किस तरह की घटिया मेंटालिटी है ये कि आप बता ही नहीं रहे कि वो चीज़ जिससे आप डायग्नोस कर लें। क्या बात है। अच्छा, अभी मैं एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है ना, जब मैंने शुरू में रेजिडेंसी ज्वाइन की थी, मुझे एकदम से याद आ गया था, मैं बता दूँ तो ना, मुझे तो कोई 10 साल हो गए थे MBBS किए हुए, मैं जॉब कर रही थी ना, कभी मैंने मेडिसिन उठा के पढ़ी ना कुछ, मैं तो कोसों दूर थी ना पढ़ाई से, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अब मैं आई तो जो सीनियर्स थे, तो एक दफ़ा ऐसे ही हम लोग गाँव कर रहे थे, तो जो सीनियर रेजिडेंट थे 3rd 4th ईयर वाले, तो वो कुछ डिस्कस कर रहे थे आपस में ना, एक पेशेंट में एप्ला कर रहे थे। अब एप्ला तो मैंने तो कभी अपनी ज़िंदगी में कभी सुना ही था, ये एप्ला क्या होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर एप्ला ये क्या होता है। सब यूँ देख रहा मुझे, मतलब क्या घटिया मैंने सवाल किया, मतलब कितनी मैं कोई कुंजैन स्टूपिड किस्म की रेजिडेंट आई हूँ, एप्ला का तो पता नहीं है मुझे। तो भाई आप कुछ तो बता दें मुझे, एप्ला क्या होता है। नहीं, कुछ नहीं भाई, यूँ देखते रहो, किसी ने कुछ नहीं बताया। इतनी शर्मिंदगी हुई। फिर उसके बाद सारी बात है, घर जाके किताब खोली तो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ऐसा क्या हो गया भाई, आप मुझे बता देते ना। नहीं, तो इस तरह के तो मुझे लोग मिले हैं, तो इसीलिए तो मैं, पता है मेरे दिल में इतना होता है कि चलो, मुझे बड़ा था ये कि मतलब जो इम्तिहान में सवाल आ रहे हैं, हम फेल हुए जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है, करवा दे कोई, प्रोफेसर करवा दे, कोई करवा दे। नहीं, कोई नहीं कराए, इसलिए मैं कराती हूँ आप लोग को। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।